Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 13, Insulation. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. We have completed till here in part 1. We'll start part 2 with altitude. अब altitude का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी प्लेस की जो हाइट होगी मीन सी लेवल से उसे ही हम क्या कहेंगे, उस प्लेस का एल्टीट्यूड. ठीक है, जैसे अगर हम देहरादून की बात करें, पोटलीदून की बात करें, तो वो मीन सी लेवल से जिस भी हाइट पर लोकेटेड है वही उनका क्या है, एल्टीट्यूड. और बेटा ये बात भी आप लोग ध्यान रखो कि जितना हायर एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे उतना टेम्परेचर हमें कम कम और कम मिलेगा. ठीक है, चलो, तो ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है बहुत प्रॉपर है. एग्जामिनेशन के लिए आपको यही लर्न कर लेना है. क्या कह रही है डेफिनेशन? हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल. मीन सी लेवल से जो हाइट होगी प्लेस की वही क्या कहलाएगी, उस प्लेस का एल्टीट्यूड. ठीक है, अब जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का और जो एल्टीट्यूड होता है दोनों इंटर रिलेटेड है. जैसे मैंने अभी बताया, जितना ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको कम कम और कम मिलेगा. यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा उससे कम यहाँ पर टेम्परेचर होगा, उससे कम यहाँ पर टेम्परेचर होगा. ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर होगा उससे कम यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है और उससे कम यहाँ पर होगा. कन्फ्यूजन हुआ है तो समझो. जैसे सपोज करो ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स पे जो टेम्परेचर होगा ना, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली बात है यहाँ इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर होगा, यहाँ पर इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर होगा और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होगा. आई बात समझ में? तो जो टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस का वो हाइट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि भाई इतनी हाइट पर है तो वहाँ टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में इतना कम होगा. टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर और जो एल्टीट्यूड है वो इंटर रिलेटेड होते हैं. जितना हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे वहाँ आपको उतना कम टेम्परेचर मिलेगा. जितनी ज़्यादा हाइट उतना टेम्परेचर कम. और ऐसा क्यों होता है? तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से होता है. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रीज़न, हायर एल्टीट्यूड्स पे जो एयर होती है वो कूलर होती है. किसके कंपैरिजन में? अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में. अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में हायर एल्टीट्यूड्स पे यहाँ पर जो हवाएं होंगी, यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी. जो मेन रीज़न है डिक्रीज टेम्परेचर का कि भाई क्यों आप हाइट पर जा रहे हैं और आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जा रहा है, वो ये है कि बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है नीचे से गर्म होना चालू करता है. ठीक है, देखो हम लोगों ने जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पढ़ा था तो ये बात को पढ़ा था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती हैं वो एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती हैं जितना कि हमारी अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलती है वो करती है. तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेस. आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो. जो मेन रीज़न होता है इस डिक्रीज टेम्परेचर का अकॉर्डिंग टू हाइट, ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो नीचे से मतलब अर्थ की साइड से ज़्यादा गर्म होता है. इज हीटेड फ्रॉम बिलो, नीचे से ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन. यहाँ पर एटमॉस्फेयर आपको इतना गर्म नहीं मिलेगा जितना यहाँ. तो एटमॉस्फेयर को गर्म करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देन बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन. इनकमिंग सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को इतना ज़्यादा गर्म नहीं करती जितना कौन करती है? टेरेस्ट्रियल हीट, अर्थ से निकलने वाली जो हीट है वो. बेटा जो एयर सरफेस अर्थ सरफेस के पास होती है ना वो डेंसर होती है, थोड़ी सी भारी होती है, हैवी होती है. क्यों होती है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. हम लोगों ने जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था तब पढ़ा था ना कि जो लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है गैस का. पढ़ा था ना कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर, अगर आपने देखा होगा उसके वीडियो को तो हमने उसमें डिस्कस किया है कि एयर नियर बाय अर्थ सरफेस इज़ मोर डेंसियर. जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन मिलेगा आपको गैसेस का, कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगा गैसेस का वो नियर बाय अर्थ सरफेस ही मिलेगा. तो जो सरफेस के पास अर्थ सरफेस के पास जो एयर होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है, उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है और दूसरी गैसेस होती हैं.
और हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो हीट का अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा करती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको लोअर लेयर में मिलेगी, तो ऑब्वियसली बात है हीट का अब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं होगा। हैंस इट्स हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज़ मोर इन लोअर लेयर्स देन इन अपर लेयर्स। अपर लेयर में इसकी डेंसिटी कम है। अब अपर लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है कि जो एयर सरफेस के पास है वो डेंसर है, वहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है और दूसरी गैसेस हैं, जिसमें से कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखती है। जितनी ज़्यादा ये हमारे सरफेस के पास होगी उतना ज़्यादा ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी और आपके आसपास की जो एयर है उन्हें गर्म कर देगी। हैंस इट्स हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज़ मोर इन द लोअर लेयर। लोअर लेयर में हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर्स जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम होती है। अब बेटा नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है ये भी आपको लर्न कर लेना है। वैसे तो समझ जाओगे तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मीन सी लेवल से हर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर 6 डिग्री से कम हो जाता है। मीन सी लेवल से हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको जो टेम्परेचर में डिक्रीज़ देखने को मिलेगा वो कितने का होगा, 6 डिग्री का होगा। और इसी टेम्परेचर के कम हो जाने को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है हाइट के साथ साथ, ठीक है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना कम होता है, 6 डिग्री से कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। अब बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को नॉर्मल लैप्स रेट समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 6 डिग्री से कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। पर क्या हो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें बता दें कि कितना ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री से कम होता है, तो आप बता देना कि हर 166 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाता है। यहाँ जो टेम्परेचर होगा, आप 166 मीटर ऊपर गए, यहाँ पर 1 डिग्री से टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। मीन्स 1 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, और वो भी कैसा, कम। जैसे यहाँ पर अगर 10 डिग्री हुआ तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इट मीन्स हर 166 मीटर ऊपर जाने पे आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स that on climbing every 166 meters, हर 166 meters climb करने पे, ऊपर जाने पर there is a fall of 1 degree centigrade in temperature, टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाएगा। It is usually more in summer than in winter, और ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ये समर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, विंटर्स में कम। ये एक्सप्लेन करता है कि भाई जो माउंटेन्स के टॉप होते हैं वो इतने ठंडे क्यों होते हैं as compared to bottom. These explain why it is cooler at the top of mountain than at the bottom. Bottom के कंपैरिजन में जो टॉप होता है माउंटेन का वो ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। और why hill resorts in summer in tropical countries have pleasant climate, और बेटा ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में गर्मियों में जो हिल रिसॉर्ट होते हैं, है ना, उन पे टेम्परेचर आपको बहुत कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। अब मैं हमारी बात बताती हूँ। लास्ट समर्स में हम वैष्णो देवी गए थे, तो जब हम वैष्णो देवी में, जहाँ पर हमारा होटल था, जहाँ पर हम रुके हुए थे नीचे, तो वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि एमपी के और वैष्णो देवी, मतलब जो जम्मू है, वहाँ के टेम्परेचर में, कटरा के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत गर्मी लग रही थी हमको, ठीक है। पर फिर हम पटनी टॉप गए, वहाँ पर हमें आइस नहीं मिली। फिर हम और ऊपर नत्था टॉप गए, वहाँ पर आइस थी। तो इससे समझ में आता है कि जब हम यहाँ पर थे, ठीक है, बॉटम में, तो यहाँ पर टेम्परेचर वैसा ही था, बहुत ज़्यादा कम नहीं था। फिर हम पटनी टॉप पहुँचे तो भाई जहाँ वो जो हमारा गाइड था उसने बोला मैडम यहाँ तो बर्फ़ नहीं है, तो आप लोगों को और ऊपर जाना पड़ेगा, नत्था टॉप। फिर हम और ऊपर गए, नत्था टॉप, यहाँ पर हमें बर्फ़ मिल गई। फिर हमने खूब मज़े किए। तो ये बात अब आपको क्लियर होगी कि बेटा जो माउंटेन्स का बॉटम होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, उतना कम नहीं होता। पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे टेम्परेचर आपको कम कम और कम मिलता जाएगा।
इसीलिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं उनमें प्लीजेंट क्लाइमेट होता है। कहाँ पर? हिल स्टेशन पे। हिल रिसॉर्ट्स होते हैं, समर्स में वो ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स। अब पढ़ेंगे बेटा हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, देखो वो एरियाज जो सी के पास होते हैं ना बेटा, वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही तो विंटर्स इतनी सीवियर होंगी ना समर्स इतना सीवियर होंगे। पर जितना ज़्यादा आप सी से दूर रहेंगे, यूपी वाला रीजन, मध्य प्रदेश है ना, तो राजस्थान, यहाँ पर आप देखोगे कि टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगी, समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। ठीक है, तो आप जितना सी के पास रहेंगे उतना प्लीजेंट क्लाइमेट आपको मिलेगा, पर जितना आप सी से दूर रहेंगे उतना आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ती हैं और ठंडियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। गलाने वाली ठंडी होती है और पकाने वाली गर्मी होती है। चलो बेटा, जो सन की रेज़ होती हैं वो पानी से पास कर जाती हैं और कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ग्रेट डेप्थ तक। ठीक है, यहाँ जो पानी होता है, जो सन की रेज़ होती है, पास होके बिल्कुल नीचे तक पहुँच जाती हैं, एक अच्छी खासी गहराई तक पहुँचती हैं। वाटर मोबाइल है, पानी रुका हुआ तो नहीं रहता है ना, स्टैग्नेट नहीं रहता है, पानी यहाँ से वहाँ मूव करते रहता है। हम लोगों ने कोल्ड करेंट्स पढ़ी हैं, हॉट करेंट्स पढ़ी हैं, है ना, कि भाई ये भी एनर्जी को अर्थ के ऊपर स्प्रेड करने का काम करती हैं। क्या? वाटर वेव्स, है ना, ओशन करेंट्स। इक्वेटर से कुछ करेंट्स पोल्स की तरफ जाती हैं, पोल्स से कुछ करंट, ओशन करंट इक्वेटर की तरफ आती हैं। पढ़ा है ना। वाटर कैसा है बेटा? मोबाइल है, मूव करता रहता है। तो जो वार्म वाटर होता है वो ईजिली मिक्स हो जाता है कोल्ड वाटर के साथ। फिर से ध्यान से सुनो, जो सन की रेज़ हैं वो ग्रेट डेप्थ तक पास होके पानी के अंदर चली जाती हैं। क्योंकि पानी मोबाइल है तो जो वार्म वाटर होता है वो इजीली मिक्स कर जाता है किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न, इन रीजन्स के कारण जो पानी होता है ना ही तो वो बहुत जल्दी गर्म होता है और ना ही तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि कंटिन्यूस मिक्सिंग चालू रहती है। क्लियर है? बिकॉज ऑफ दिस मिक्सिंग पानी जो होता है ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा कभी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होगा कभी। जो ज़मीन होती है वो तो मोबाइल नहीं है, तो वो तो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। हाउएवर द सन्स रेज हीट अ पीस ऑफ लैंड मोर रैपिडली। जो सूरज की किरणें होती हैं वो ज़मीन को जल्दी से गर्म कर देती हैं, क्योंकि पानी की तरह जो हीट होती है जो एक ज़मीन का टुकड़ा एब्जॉर्ब करेगा वो कहीं और जाके मिलेगा नहीं, है ना। जैसे ठंडा पानी गर्म पानी मिल जा रहा था, पर ये लोग मिलते नहीं हैं। इट मीन्स एक एरिया ने जो हीट को पकड़ा वो उस एरिया तक ही लिमिटेड रहेगा। पानी की तरह नहीं होती है ज़मीन की हीट। ठीक है, द हीट ऑब्टेन्ड बाय एरिया रिमेन्स कन्फाइंड टू दैट एरिया। एक एरिया ने जितनी हीट को ऑब्जॉर्व किया वो उसी एरिया में रहेगी, वो किसी और जगह जाके मिलेगी नहीं, दूसरे एरिया को गर्म नहीं करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़मीन जो होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। अब जैसे पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी फटाफट मिल गया, पर ज़मीन की हीट के साथ ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर ये वाला पीस ऑफ लैंड गर्म हुआ तो ये ही गर्म रहेगा बेटा, इसको गर्म वो नहीं करेगा क्योंकि लैंड मूवेबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है बेटा, दिन में जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? सी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वो भी ज़्यादा से जल्दी गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी और हल्की हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। फिर से ध्यान से समझना, सपोज़ करो ये ज़मीन है और ये पानी है, तो कौन जल्दी गर्म होगा? ज़मीन। तो ज़मीन के आसपास जो हवाएं हैं वो भी जल्दी से गर्म हो जाएंगी और जो गर्म हवा होती है वो वेट में लाइट हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है, तो वो किसकी तरफ जाने लगती है? अपवर्ड मूव करने लगती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हवाएं कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ज़मीन गर्म हो चुकी है। तो यहाँ की जो ठंडी हवाएँ हैं ये यहाँ आके इस वैकेंसी को फिल करेंगी। आई बात समझ में? देखो, ड्यूरिंग द डे
दिन के टाइम में जो ज़मीन होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। तो जो हवाएं होती हैं ज़मीन के ऊपर वो लाइटर हो जाती हैं, जैसी हवा गर्म होगी वो हल्की हो जाएगी और हल्की हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। इसकी वजह से यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। समझ में आई बात। अगर इस ज़मीन की सारी हवाएं ऊपर चली गई तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, एक वैक्यूम, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ आसपास में जो भी सी होंगी उनसे जो ठंडी ठंडी हवाएं होंगी वो इस जगह पर आने लग जाएंगी। अब बेटा जो एयर है जो सी के ऊपर है वो तो अभी भी ठंडी है। इस टाइम में जब ज़मीन बहुत गर्म हो गई तो सी तो ठंडी है ना। When this air blow towards the low pressure area, अब ये सी से निकल के हवाएं लैंड एरिया पे पहुँचेंगी जहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था वहाँ पर। इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर था अब ये ठंडी हवाएं आकर उसको कम कर देंगी। ठीक है, फिर से ये हवाएं गर्म होंगी और ये ऊपर की तरफ जाती जाएंगी, फिर ठंडी हवाएं यहाँ से यहाँ आती जाएंगी और इस कंटिन्यूअस फ्लो को ये हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। कि ज़मीन से टकराकर हवाएं गर्म हो रही हैं तो हल्की हो रही हैं तो ऊपर जा रही हैं, ठंडी हवाएं सी से आ रही हैं, इसी को क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ये जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, सच कूल ब्रीज दैट ब्लो ओवर द अर्थ, जो अर्थ की तरफ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, सराउंडिंग सीज से, जो आसपास सीज हैं उनसे जो ठंडी ठंडी हवाएं अर्थ के ऊपर आ रही हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ये जो सी ब्रीज होती हैं ये कोस्टल रीजन को क्या कर देती हैं, ठंडा। रात में सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। सी तो गर्म है क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो अभी जो सी है वो वार्म है किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। तो अब उल्टा होगा, देखो ये रही ज़मीन जो कि अब रात में बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, कूल हो चुकी है, सी अभी भी गर्म है, कैसी है बेटा, हॉट है। तो इसके ऊपर की जो हवाएं होंगी अब वो गर्म हो जाएंगी और वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं इस वैकेंसी को फिल करने आएंगी। रात में ही सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, जो सी है वो अभी भी वो गर्मी है किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। तो द ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम लैंड, अब ज़मीन से हवाएं चलेंगी किसकी तरफ चलेंगी, सी की तरफ चलेंगी, कब, रात में, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। इट मेक्स द सी कूलर, और ये जैसे जब सी ब्रीज चल रही थी तो वो ज़मीन को ठंडा कर रही थी, ऐसे ही जब लैंड ब्रीज चलेंगी तो सी को कूलर कर देंगी। थस द इंटरचेंज ऑफ ब्रीज मेंटेन्स द हीट बैलेंस, और ये जो इंटरचेंज हो रहा है कि ये रात में ये हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं, दिन में ये हवाएं यहाँ से यहाँ चल रही हैं, तो इसी से हीट बैलेंस मेंटेन रहता है। बेटा वो एरियाज जो सी के पास में हैं हैव लोअर डेली एंड एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। जो एनुअल टेम्परेचर रेंज होती है वो बहुत बढ़िया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडरेट। मतलब अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, सी के पास रह रहे हैं, तो आपको टेम्परेचर कैसा मिलेगा, मॉडरेट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो सी के पास जो भी एरियाज़ है वहाँ पर लोअर डेली टेम्परेचर होता है और लोअर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ये एंजॉय करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट को, किस एरिया के कंपैरिजन, इंटीरियर एरिया के कंपैरिजन में। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो एरिया रहेगा यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, पर यहाँ पर जो एरियाज़ रहेंगे यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा। बेटा अब हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द लैंड। ठीक है, स्लोप, कई बार इस तरीके का स्लोप आपको देखने को मिलता है, कई बार स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। खैर ये भी जेंटल ही है। स्टीप स्लोप इस टाइप का होता है, मतलब जहाँ पर आप उतरने के पहले 10 बार सोचो भाई ऐसा ना हो हम गिर जाएं। यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक है, यहाँ और जेंटल हो गया है। तो जो स्टीप स्लोप्स होते हैं और जो जेंटल स्लोप्स होते हैं उनमें भी टेम्परेचर में वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। बेटा जो स्लोप होता है लैंड का वो भी इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को उस प्लेस के। जैसे कि वो एरिया जो स्टीप स्लोप्स पे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मोर रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू जेंटल वन।
अगर स्टीप स्लोप है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, पर जो जेंटल स्लोप है वो जल्दी ना तो बहुत गर्म होंगे ना तो बहुत ठंडे होंगे, डिफरेंस टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। मोर रैपिड कहाँ पर मिलेगा? स्टीप स्लोप्स में। दैट इज़ वाई माउंटेन रेंज विथ ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट, ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट वाली जो माउंटेन रेंजेस होंगी जैसे एल्प, वहाँ पर हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है, ऑन द साउथ फेसिंग सनी स्लोप, देन द नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलेगी आपको? उन माउंटेन रेंजेस पे जिनका अलाइनमेंट कैसा होगा? ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जैसे एल्प है तो एल्प में आपको हायर टेम्परेचर देखने को मिलता है उस डायरेक्शन में जो सन को फेस कर रही है, साउथ फेसिंग सनी स्लोप। किसके कंपैरिजन में? नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। नॉर्थ में शेल्टर्ड स्लोप है तो वहाँ पर उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होगा जितना स्लोप फेसिंग में होगा, जो किसको फेस कर रहा है? सनी। अब बेटा ऐसे ही टेम्परेचर आपको कम मिलेगा कहाँ पर? वैलीज़ में, एज़ कम्पेयर टू हायर अप स्लोप्स। अब ये उल्टा हो रहा है। अभी हमने बताया था कि जैसे जैसे माउंटेन में आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर कम मिलता जाएगा, यही पढ़ा है ना। पर अगर दो माउंटेन के बीच में कोई वैली है बेटा तो यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे टेम्परेचर आपको कम कम और कम मिलता जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हो रहा है। अब अभी हमने क्या बताया था? जितना हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, पर अगर वैली है तो माउंटेन के बीच वाली जो जगह है वहाँ पर इन्वर्स होगा, ठीक है। टेम्परेचर में बी लोअर इन वैली, टेम्परेचर वैली में कम होगा और हायर होगा कहाँ पर? स्लोप्स पे। और कंपैरेटिव टेम्परेचर की बात हो रही है ना। इट हैपन्स ऑन काम कोल्ड विंटर नाइट्स। और ये कब होता है बेटा? जब बहुत ज़्यादा ठंडियों वाली रातें हों, जब स्काई क्लियर हो, जो हवाएं हों वो ड्राई हों, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं हो, इन कंडीशंस में ही ऐसा होगा। जो हीट होगी अर्थ सरफेस की वो एस्केप करेगी रैपिडली बैक टू द स्पेस, फटाफट वो स्पेस में जाती जाएगी, और जो अपर स्लोप्स हैं उन्हें गर्म करती जाएगी। देखो यहाँ पर अभी हमने उल्टा बताया था कि भाई जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर कम कम और कम होगा, पर यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3, मतलब आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम कम और कम मिल रहा है। बॉटम में तो बहुत कम मिल रहा है। कंडीशन क्या क्या चाहिए इनके लिए? कि काम कोल्ड विंटर हो, रात हो, जब स्काई क्लियर हो, हवाएं सूखी हो। इन कंडीशंस में क्या होगा? जो अर्थ सरफेस की हीट है वो फटाफट से स्कैप करती जाएगी, ठीक है, कहाँ पर? स्पेस में। और जो अपर स्लोप्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे। द कोल्ड इज़ फर्दर इंक्रीज बाय सिंकिंग कूल एयर। और जो ठंडी ठंडी हवाएं होंगी वो भी सिंक कर रही होंगी, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि गर्म हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती हैं, वैसे ही जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सिंक करके नीचे आती हैं। गर्म हवाएं लाइट हो जाती हैं वेट में तो वो ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं हैवी होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। ध्यान रखना बेटा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हवाएं उतनी ज़्यादा गर्म होंगी और ऊपर चली जाएंगी और लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। जितना कम टेम्परेचर होगा हवाएं उतनी ठंडी होंगी तो वो नीचे की तरफ सिंक करेंगी और प्रेशर बढ़ा देंगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि हवाएं ऊपर चली गई। पर टेम्परेचर अगर कम है तो क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर। इस तरीके से हम देखेंगे बेटा कि रिवर्सल होगा इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? रिवर्सल। इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप वैली की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ टेम्परेचर 8 था, 6 हुआ और फिर 3 डिग्री हुआ। तो वैली की तरफ जैसे जैसे आप जाओगे आपको उल्टा देखने को मिलेगा, है ना, इन्वर्जन। In this case, temperature decreases down in the valley. This is known as inversion of temperature. उल्टा देखने को मिलेगा। नहीं तो अभी हम बोल रहे थे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम मिलेगा, पर यहाँ पर इन्वर्स देखने को मिल रहा है।
अब हम पढ़ेंगे बेटा वेंट्स एंड ओशन करेंट्स को। द लैंड मास गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्ट। ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। जो वाटर मास है मतलब सीज़ हैं, ओशंस हैं, वो हीट को लॉन्गर पीरियड तक रिटेन करके रखते हैं। इक्वेटोरियल वाटर हमेशा गर्म रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलती है, इक्वेटर को मिलती है, तो इक्वेटर वाला जो पानी होता है वो गर्म होता है, ठीक है। एंड गिव राइज टू वार्मर करंट, और यहाँ से जो करंट निकलेंगी वो कैसी होंगी, गर्म। पर वहीं पर अगर हम पोलर रीजन की बात करें, यहाँ से जो करंट आएंगी वो कैसी होंगी बेटा, ठंडी। हमें पता है आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन और स्पेशली एंटार्क्टिक कम्प्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ से जो करंट आएगी ऑब्वियसली बात है वो ठंडी होंगी। जो हवाएं चलेंगी ओशंस पर, एंड ओशन करंट ट्रांसपोर्ट हीट और कोल्ड, तो जो ओशन करंट होती हैं वो हीट को भी ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, और कोल्ड को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जैसे इक्वेटर से कोई करंट जा रही है तो वो गर्मी साथ लेके जाएगी, गर्म पानी वाली होंगी। जो पोलर रीजन से आ रही होंगी वो ठंडी होंगी। जो वार्म करेंट्स होंगी वो इक्वेटर से पोलर लैटिट्यूड की तरफ चलेंगी, वार्म वाटर को कूलर रीजन में ले जाएंगी। वो करंट जो हायर पोलर लैटिट्यूड से आएंगी, अगर मैंने इसको भी एल्टीट्यूड बोला हो तो सॉरी, लैटिट्यूड पता है ना क्या होता है, ये लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। 90 डिग्री पोल्स के आसपास 66 के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो यहाँ से जो करंट यहाँ जाएंगी वो गर्म होंगी, यहाँ से जो करंट यहाँ आएंगी वो ठंडी होंगी। करंट जो हायर पोलर लैटिट्यूड से चलेंगी लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आएंगी, वो ठंडा पानी लेके आएंगी। कहाँ पर, गर्म रीजन में। गर्म रीजन में आ रही हैं, क्या लेके आ रही हैं, ठंडा पानी। इस तरीके से जो वार्म करंट होती हैं अलॉन्ग द कोस्ट मेक कोस्टल एरिया वार्मर, वो कोस्टल एरिया को गर्म कर देती हैं, और जो कोल्ड करंट होगी ऑब्वियसली बात है वो कोस्टल एरिया को ठंडा कर देंगी। तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी हॉट करंट्स भी हैं, बहुत सारी कोल्ड करंट्स भी हैं। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोल्ड करंट्स आती हैं तो आपका एरिया वो ठंडा बनाए रखेंगी, हॉट आती हैं तो गर्म बनाए रखेंगी। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है वो विंटर टेम्परेचर को क्या कर देता है, रेज के नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, स्पेशली दोज ऑफ ब्रिटिश आइल्स, नॉर्वे, और इसी के कारण जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, द पोर्ट ऑफ बर्जन, जो कहाँ पर आपको 60 डिग्री नॉर्थ में मिलेगी, कहाँ पर, नॉर्वे में, वो हमेशा ओपन रहती है विंटर सीजन में। वाइल द पोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनेडा लोकेटेड इन द सेम लैटिट्यूड रिमेन्स फ्रोजन, पर वहीं पे कनाडा के कोस्ट पे जो पोर्ट हैं वो फ्रोज़न रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा जम जाते हैं कि वहाँ से शिप्स आ जा नहीं सकती, सेम लैटिट्यूड पे होने के बाद भी। बेटा जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो विंटर टेम्परेचर को बढ़ा देती है, कहाँ के, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, स्पेशली ब्रिटिश आइल्स के, नॉर्वे के। इसके कारण क्या होता है, जो वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है ये पोर्ट ऑफ वर्जिन जो 60 डिग्री नॉर्थ में ही है, कहाँ पर है, नॉर्वे में है, ये हमेशा साल भर ओपन रहता है। पर इसी लैटिट्यूड में जो कनाडा का कोस्ट पे जो पोर्ट है वो सारे फ्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर थैंक यू किसको बोलना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही टेम्परेचर को बढ़ा देती है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप के टेम्परेचर बढ़ा होता है तो बर्फ़ नहीं जमती है, पानी रहता है, वो पोर्ट साल भर खुला रहता है। उसी लैटिट्यूड पे क्या है, कनाडा का कोई कोस्ट है पर वो साल भर जमा हुआ रहता है, साल भर नहीं उसी टाइम में, सॉरी साल भर नहीं उस टाइम में, बर्जन साल भर खुला हुआ है। पर नॉर्वे में ये ऐसा क्यों हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण, नहीं तो बर्जन का पोर्ट भी जम जाता। पर उसी लैटिट्यूड पर कनाडा का पोर्ट है जो इस टाइम में जमा हुआ रहता है, इस टाइम में, ठंडियों के टाइम में, विंटर सीजन में। अगर ठंडियों के टाइम में बर्जन ओपन है तो थैंक यू बोलो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को। पर कनाडा के पास ऐसी कोई वार्म करंट है ही नहीं, इसीलिए उनका पोर्ट जम जाता है ठंडियों में। बहुत सारे मंथ तक वो जमा ही हुआ रहता है, किसके इन्फ्लुएंस की वजह से, कोल्ड लेब्राडोर करंट की वजह से।
अगर कोल्ड लेब्राडोर करंट की वजह यहाँ पर कोई हॉट करंट होती तो बेचारा कनाडा का पोर्ट भी जमा हुआ नहीं होता। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.